सर आपका नाम क्या है सर? रामचल शर्मा, एडवोकेट, हाई कोर्ट। अच्छा, आज जो आपका प्रांतीय जो एडमिशन हो रहा है 26 माह, पूरे देश भर के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं अपना मूल्यवान समय के, ये उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नंद समाज के जो हमारे समाज के लोग हैं उनके अंदर जागृति पैदा करना, उनके हक की लड़ाई लड़ना। अभी 27% के आरक्षण में आप देख रहे हैं कि जो अगड़ी जातियां हैं वो 27% का 27% आरक्षण उसे पूरा का पूरा अधिकृत कर ले रही हैं। और जो अति पिछड़ा वर्ग है ये 3 वर्गों में बंटा जाना चाहिए। पहला ऊपरी, दूसरा मध्य वाला और तीसरा अति पिछड़ा वर्ग, जिसकी लड़ाई हम लोग काफ़ी दिनों से लड़ते चले आ रहे हैं। और जस्टिस श्रोमणी आयोग का गठन भी हुआ, उनके यहाँ ये बातें रखी भी गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जो राष्ट्रपति के महोदया के समक्ष सिग्नेचर के लिए पड़ी हुई है, जिसे 3 भागों में बांटकर 9% में बांट दिया गया है, जिसमें से नाई और जो यह है बढ़ई है, कुम्हार है, कुंभकार है, इस तरह की जातियों को एक में रख करके 9% का हमारा रिजर्वेशन अलग किया गया है। लेकिन ये सरकार उस पर काम करना नहीं चाहती, अति पिछड़ों को देना नहीं चाहती, हमारे हक को मार रही है। एजुकेशन में भी जो शिक्षा मिलती थी उसमें भी जो रिजर्वेशन था उसे भी समाप्त कर दिया है। इन सारी लड़ाइयों को, जागरूकता को गांव-गांव तक, घर-घर तक जा कर के हम उन्हें जागृत कर रहे हैं, जिनका गाँव में उत्पीड़न हो रहा है। क्योंकि हमारी आबादी 3%, 3.5% से ज़्यादा की है, लेकिन हम बिखरे हुए हैं। किसी गांव में 1 घर तो किसी गांव में 2 घर तो किसी गांव में वो भी नहीं है। तो ये बिखरा होने की वजह से जो दूसरी आबादी के लोग हैं, किसी भी जाति के हों, वो हमें दबा लेते हैं। हमारा चूँकि वर्चस्व एक साथ में न होने के कारण हमारी आबादी दिखाई नहीं देती, तो हमारा उत्पीड़न बहुत तेज़ी से होता है। अभी एक बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद दोनों आंखें फोड़ी गई और उसे मार दिया गया कुशीनगर जनपद में। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ जितना उत्पीड़न हो रहा है, ये समझ करके कि ये कमज़ोर लोग हैं, हम इकट्ठा करके उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम जहाँ से भी हैं वहीं से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो हम एजुकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम बराबरी के दर्जे में आए, हम रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। हमें सब जगह रिजर्वेशन जो हमारे हक का है वो हमें मिलना चाहिए। आप अगर कहीं भी देखेंगे तो चपरासी से ज़्यादा की हमारी औकात नहीं है। तो जो ऊपर वाला रिजर्वेशन है, अगर ये 9% का अलग कर दिया जाए तो हमारी आबादी बढ़ सकती है, लेकिन सरकार उस पर काम नहीं करना चाहती। हम आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इस समय AIMCA का, और ये 18 प्रांतों में से अधिक हमारा AIMCA वर्क कर रहा है। यूपी में 1994 से शुरू हुआ था, तब ये एम्प्लॉइयों का था, बाद में इसे एम्प्लॉइज से एजुकेटेड बनाया गया। और हम यहाँ से निकलकर उत्तरांचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उसके आगे बढ़िए तो आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, बिहार से होते हुए हम पूरब में जा कर के वहाँ नागालैंड, और दक्षिण में अभी हमने 31 मई और 1 जनवरी को राष्ट्रीय बैठक की थी बेंगलुरु में, जहाँ सभी जो 5 राज्य हैं दक्षिण वाले उनको हमने कलेक्ट किया और पूरे भारत से हमारा वहाँ पर प्रतिनिधित्व था। तो हम पूरे भारत में संगठन को इकट्ठा करके हर तरह की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। और हमारा जो अधिकार, आज तक मेरा एक भी MLA नहीं, एक भी MP नहीं हुआ है। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक ये सरकार देने वाली नहीं है। अब हमारी बात, हमारा तो ये भी मांग है कि जो जनगणना कराई जाए वो जातिगत जनगणना कराई जाए, और न कि जातिगत, बल्कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, हमारे पास एजुकेशन कितना है, हम नौकरियों में कितने हैं, सारी बातें आनी चाहिए। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और सरकार से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम अपना अधिकार नहीं ले लेंगे। सर, सरकार जो है निजीकरण के बहाने सारी नौकरियां खत्म कर रही है, सारा प्राइवेट सेक्टर में चला गया है, और प्राइवेट सेक्टर एक लाला की दुकान हो गई। और लाला जो है आज़ादी से पहले भी शूद्रों के साथ दुर्व्यवहार करता था। जब उसकी खुद की दुकान हो जाएगी और रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा तो हमारी हालत क्या होगी? क्या वो हमें नौकरी दे पाएगा? अभी तो हम संविधान से पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं और पिछड़े वर्ग में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, लेकिन रिजर्वेशन की व्यवस्था होने के बावजूद ही हमारा आरक्षण आज़ादी के 76-77 वर्ष हो गए, अभी तक पूरा नहीं कर रहा। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? कब तक लड़ाई जारी रहेगी इस देश में? देखिए, जो राजनीतिज्ञ है, जो अगड़ा वर्ग है, जो अपर वर्ग है, जिसे आप कहते हो प्रथम वर्ग, वो वर्ग आपको कभी भी किसी भी समय आपका रिजर्वेशन न दिया है, न आपकी हक की बात दी है। अगर इस देश में संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया होता आज, तो आज की डेट में हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत न पड़ती।
रिजर्वेशन को काटने का काम कोर्टों ने शुरू किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वप्रथम इस रिजर्वेशन को काटा, और काटा किसने? बैकवर्ड के कुर्मी बिरादरी के एक जज थे राम सूरत सिंह। जब उनको बनाया गया पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष, तो उनसे पूछा गया कि जो ये उसका रिजर्वेशन है, जिसे ये रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे 50% का रिजर्वेशन है तो पहले जो ऊपर वाला है उसे बना दिया जाता है। जो अनरिजर्व पोस्टें हैं उसमें कोई भी आए जो मेरिट के आधार पर आता है वहाँ तक उसे बना करके 50% की अलग कर दिया जाता है, और जहाँ से 50% का सिलेक्शन ख़त्म होता है उसके बाद रिजर्वेशन की बात आती है। जिस वर्ग का जहाँ पर मेरिट गिरती है वहाँ से फिर उनकी मेरिट शुरू होती है, और जो रिजर्व वाला व्यक्ति अगर वो जनरल में चला गया तो हमेशा जनरल ट्रीट होता था, और वो 50 कैटेगरी के ओपन कैटेगरी है, वो जनरल कैटेगरी नहीं, ओपन कैटेगरी है 50% की। उस ओपन कैटेगरी में 50% हम चले जाते हैं, चला गया तो वो किसी भी जात का है, चाहे शेड्यूल कास्ट का है, चाहे बैकवर्ड का है, और जनरल के लिए तो है ही। तो ये सब उधर 50% अलग होने के बाद जो बचता था उसमें रिजर्वेशन की बात थी, जिसे राम सूरत सिंह ने कह दिया कि नहीं। और उसके बाद एक जज साहब ने भी, उसी को अंजनी कुमार नाम था, उन्होंने इस बात को इनकार किया, और पहली बार उन्होंने इस जो व्यवस्था थी उसे डिनाई किया और रिजर्वेशन को रिजर्वेशन में भेज दिया। तो हम वैसे ही 85% हो करके 50% की लड़ाई लड़ते हैं, जबकि हमें 85% मिलना चाहिए। तो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है गवर्नमेंट उसे कभी भी सही तरीके से लागू ही नहीं करना चाहती, और चूँकि जुडिशियरी में बैकवर्ड का आदमी बहुत कम है, और जो बैकवर्ड में है वो बहुत थोड़े से हैं जो अपर वर्ग बैकवर्ड है, जिसे आप क्रीमी लेयर कहते हो। यही दशा है शेड्यूल्ड कास्ट की, जो क्रीमी लेयर है उन्हीं में से कुछ लोग बचे रह गए हैं, कुछ माइनॉरिटी वाले आए हैं। बाकी तो जो बैकवर्ड की जातियां हैं उनका कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है। नाई समाज, नंद समाज, आज तक डायरेक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई जज नहीं हुआ है, जबकि हमारी संख्या अच्छी खासी है, अच्छे खासे लोग हैं, अच्छे खासी ब्रीफिंग है, बढ़िया आर्गूमेंट करते हैं, बढ़िया लिखाई पढ़ाई है। लेकिन ये सरकार तो हमें स्टैंडिंग काउंसिल तक नहीं बनाना चाहती। हमें जज क्या बनाएगी, और जज बनाने वाले जो वहाँ पर हमारी कॉलेजियम है, कॉलेजियम में वो भी ढूंढ रहे हैं अपने भाई भतीजावाद पर। तो एक जज अपने लड़के को ढूंढता है और ऐसे आदमी को जज बनाता है जो उसके लड़के को जज बना सके। इस तरह से पूरे भारत पर जुडिशरी पर सबसे बड़ा कब्जा हो गया है सवर्ण का। इसमें से बैकवर्ड शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब तो ख़त्म हो गए हैं। जब तक वहाँ ईमानदारी नहीं बरती जाएगी, जब तक वहाँ जस्टिस नहीं होगा, तब तक इस देश का उद्धार नहीं होने वाला है। सर, ये प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है और ये अलीगढ़ की गंगा जमनी तहजीब का शहर है। ताले और तालीम के नाम से ये शहर जाना जाता है। पूरी दुनिया में इस अलीगढ़ से संदेश जाने वाला है और सैन्य सभ्यता समाज की दशा और दिशा तय होने वाली है इस अधिवेशन के लिए। तो क्या क्या प्रस्ताव पारित किए जाएंगे आज 2 दिन में? हमारा अधिवेशन पर देखिए, हम काम कर रहे हैं समाज पर। अब यहाँ प्रस्ताव कोई पारित करने नहीं आए हैं। हम संगठन हमारा हमेशा काम करता रहता है। जो भी आएगा वो 2 दिन के अंदर आएंगे। उसमें हमें लेना है कि अगले साल तक हम कौन सी नीति करेंगे, कौन सा काम करेंगे, हमें गाँव तक जाना है तो क्या करना है, और उसके लड़ाई कैसे लड़नी है, ये सारी नीतियाँ तय होती है। हमें कहाँ कहाँ काम करना है, हमारा कौन सा कमज़ोर वर्ग है। सबसे बड़ी बात तो अभी एजुकेशन की। हमारे छोटे बच्चे जो गाँव में हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, अभी तो हम इन्हें स्कूल भेजने की व्यवस्था में है। जब सरकार प्राइमरी स्कूल को बंद करके वहाँ भी जो जाने वाले बच्चे थे उन्हें रोक दिया जाता, और जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं वो भी सब अपर वर्ग के हैं, वो छोटे बच्चों को आने नहीं देना चाहते, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, और दिन भर बैठ करके वहाँ मगर मस्ती करते हैं, और 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए लेकर के चले जाते हैं। अच्छी तरह से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। हमारी तो अभी बेसिक मूलभूत लड़ाई वहाँ है कि हम एजुकेशन दिला पाएँ, भरपूर भोजन दिला पाएँ, कपड़ा दिला पाएँ, उनके लिए मकान की व्यवस्था कर पाएँ, है ही नहीं हमारे पास। हम तो नंगे लुच्चे वाले लोग हैं। आप एक समझ लो, अगर नाई को देखना है तो किसी गंदी नाली का किनारा देखिए, किसी भी शहर में जा कर के फटा हुआ आदमी एक छोटे से बंदूक में पूरा सैलून लिए हुए गंदी नाली का जो बदबूदार किनारा होगा, एक रग ये बोरा फटा किनारा बोरा बैठाल करके वहाँ जिसकी वो सेविंग करेगा उसे कितने रुपए मिलेंगे? उसके ब्रश का और उसके पानी का और उसके साबुन का पैसा नहीं मिल पाता। हमारी ये दशा है, हमारी ये दुर्दशा है। तो जब तक हम वो एजुकेशन नहीं दे पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एजुकेशन और लड़ाई हमारी समाज से है कि हम बराबरी के दर्जे पर आएँ। ठीक, थैंक यू सर।